हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसमें हम कर रहे हैं पेपर 1 की प्रेपरेशन। पेपर 1 में हमारा जो है पेपर 1 हायर एजुकेशन यूनिट नंबर जो 10 है हमारे सिलेबस की, पेपर 1 के सिलेबस की। उसमें जो हायर एजुकेशन है उसका टॉपिक है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कि प्री इंडिपेंडेंस में जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। सो देर वॉज सो मैनी एक्ट्स एंड कमीशन। उस टाइम के बहुत सारे एक्ट एंड कमीशन थे जो हम वन बाय वन करने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा एक्ट है दैट इज़ चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या था कि इन्होंने जो चार्ल्स ग्रांट था इन्होंने इसके एफर्ट्स के थ्रू ये एक्ट जो पब्लिश किया था, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया में बोला जाता है, कि इसको चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है। इन्होंने एडवाइस किया था कंपनी को कि हमको 1 लाख रुपीज़ जो है ऑन एजुकेशन पर ईयर हमको क्या करना है, वी हैव टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ फॉर व्हाट, टू डेवलप द एजुकेशन इन इंडिया, ब्रिटिश एरा जो है, और प्रमोट करना है। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपीज़ देने की जो एडवाइस दी थी। तो जब ये एक्ट बन गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिबेट हुई शुरू। किस बात की डिबेट शुरू हुई? बोलने लगे कि जो एजुकेशन होगी वो होगी इंग्लिश में। जो ब्रिटिश लोग थे वो बोल रहे कि सिर्फ इंग्लिश में होगी, और जो इंडियन लोग थे वो बोल रहे कि ये एजुकेशन सिस्टम ओनली इन द इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो इस वजह से ये जब डिबेट शुरू होने लगी तो जो एक्ट का जो मेन मोटिव था कि हमको प्रमोट करना है, डेवलप करना है, और वी हैव टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ पर ईयर ऑन एजुकेशन, वो जो फंड था रिमेन लार्जली अनयूज्ड हो गया ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट हो गया था इस एक्ट के ऊपर, राइट। इसमें हम इतना ही याद रखना है कि चार्ल्स एक्ट में जो चार्ल्स ग्रांट है तो उन्होंने बनाया था 1 लाख रुपीज़ देने की। यहाँ पे क्या हुआ था, एडवाइस दी गई थी फॉरवर्ड टू डेवलप एंड प्रमोट करने के लिए, और उसके पास डिबेट हो गया, अंडरस्टूड। उसके बाद आता है एल्फिंस्टन मिनट ऑन एजुकेशन 1823। आपको ईयर भी याद रखने हैं और आपको इसके ऑथर कौन है, किसने बनाया था, और नेम क्या है, उसका मेन मोटिव क्या था उस एक्ट और कमीशन को बनाने का, वो आपको याद रखना है। जो सेकंड जो एल्फिंस्टन मिनट ऑन एजुकेशन था 1823 में इसको बनाया गया था। इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या था? इनका था कि जो सपोर्टेड द आइडिया इंडियन एजुकेशन है ना, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना, राइट। मेन पर्पस जो पब्लिक एजुकेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना, रिकमेंड करना कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं इंडियन यूथ के लिए, उनको क्या करना, ओपनिंग करना स्कूल्स एंड कॉलेजेस को, ओपन करना स्कूल एंड कॉलेजेस को। एंड जो हमारा जो लैंग्वेज होगा इसमें वो भी क्या होगा, दैट वुड बी सजेस्टेड कि लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि चार्टर एक्ट में देख लिया कि डिबेट हो गया। तो इन्होंने जो एल्फिंस्टन मिनट ऑन एजुकेशन में इन्होंने बोला कि हमारी लोकल जो लैंग्वेज होगी उसी में जो हमारी एजुकेशन है वो शुरू होगी। सो दे रिकमेंडेड, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे अपॉइंटमेंट शुरू हो गई, ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट की गई, सुपरवाइजर्स को अपॉइंटमेंट किया गया, जो टीचर्स को ट्रेनिंग देने की जो है वहाँ पे रिकमेंड किया गया। ये रिकमेंडेशन तो आपको याद रखनी है। उसके बाद जो एक इंस्टीट्यूशन था 1834 में बॉम्बे में, एल्फिंस्टन मिनट जो इंस्टीट्यूशन था वो सेटअप किया गया था। जो एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे 1835 में और कोलकाता जो है वो भी 1835 में। ये आपको दोनों कॉलेज भी याद रखने हैं कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज कब फाउंड हुआ था, दैट वाज इन द 1835 में इसको बनाया गया था। तो इस जो एल्फिंस्टन मिनट ऑन एजुकेशन है इसका मेन मोटिव क्या रहा है, इनका क्या था कि हमको जो वेस्टर्न नॉलेज है, जो हमारी वेस्टर्न नॉलेज है उसको प्लस जो हमारी रीजनल एक्सेसिबिलिटी है उसमें बैलेंस करके रखना है। समझ आई बात? इसका मेन मोटिव यही था। आगे है 3rd नंबर पे लॉर्ड मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि कॉलेज जो बॉम्बे में बनाए गए थे वो थे
एल्फिस्टोन कॉलेज जो 1835 में बनाया गया था, वो उसी टाइम पे एक लॉर्ड मैकॉले मिनट शुरू हुआ था। अब इसमें क्या था कि जो चार्टर एक्ट में जो डिस्कशन, जो डिबेट चल रही थी, अब उसको कैसे इम्प्रूव करना है, इन्होंने इस एक्ट को बनाया लॉर्ड मैकॉले है, जिसका पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिन्होंने इसको बनाया था। अब बनाया तो उन्होंने था 1835 में, 2 फरवरी 1835 में बनाया गया। इसका पर्पस क्या था कि जो चार्टर एक्ट ने 1 लाख रुपीज़ देने की प्रॉमिस किया था, एडवाइस की थी, हाउ टू स्पेंड दोज 1 लाख, जो 1 लाख रुपीज़ उसको कैसे अलॉट करना है एजुकेशन के ऊपर। इन्होंने भी क्या किया था कि मैकॉले ने, इन्होंने क्या किया था कि स्ट्रॉन्गली ये भी लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, स्ट्रॉन्गली फेवर कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज ओवर द संस्कृत, जो पर्शियन अरबिक थी। इन्होंने क्या किया, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज थी उसको भी इग्नोर किया, जो लैंग्वेज थी उसको भी इग्नोर किया, जिसको बोल सकते हैं हम, जो हमारी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था वो मैकॉले ने स्टार्ट किया। तो जो चार्टर एक्ट में डिबेट की गई थी, दैट वाज ऑल वेस्ट, क्योंकि हुआ तो वही स्टार्ट ना, इंग्लिश में ही हुआ। इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश मीडियम को प्रमोट किया गया, स्ट्रॉन्गली उसको फेवर किया गया था। तो ये था लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया था, दे वर जो डिबेट ओवर द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मतलब जो लोकल वाले थे, एंग्लिस्ट जो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे। क्वेश्चन कुड नॉट बी सॉल्व इवन टिल द नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1833 में जो बनाया गया था, दोबारा हुआ था 1833 में। तब तक ये कन्फ्यूज़न चलती आ रही थी, डिबेट चलती ही आ रही थी। तो 1835 में मैकॉले जब इंडिया में आया, उन्होंने क्या किया, इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया था। उन्होंने क्या किया, फिर 1 लाख रुपीज़ की वजह से उन्होंने 10 लाख रुपया कर दिया था कि हमारी जो एनुअल हम इसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे, बट लैंग्वेज होगी ओनली इंग्लिश। अंडरस्टूड। तो ये था लॉर्ड मैकॉले मिनट 1835 में। उसके बाद आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच हुआ था 1854 में, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। यू हैव टू कीप रिमेंबर मैग्ना कार्टा एंड वुड डिस्पैच। अब इसका पर्पस क्या था इसको बनाने का, देखो इसका पर्पस था कि जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिश इंडिया में, उसको क्रिएट करना है, और मेन फोकस तो वही था, वेस्टर्न एजुकेशन विद इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही हुआ। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है ग्रेट अग्रीमेंट होता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश, कि जो इतने टाइम से डिबेट चलती आ रही थी। तो वुड डिस्पैच जो मैग्ना कार्टा था, उसमें प्रमोट ही इंग्लिश को किया गया था कि स्ट्रॉन्गली एग्रीमेंट ऑन इंग्लिश ओनली, राइट। तो इसमें क्या था, कुछ जो मेजर रिकमेंडेशन क्या थी कि एक तो हमारी जो पब्लिक इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इंग्लिश में होंगी। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक बॉम्बे, कोलकाता एंड जो मद्रास वाली कोलकाता, वहाँ पे कॉलेज को बनाया गया था। यहाँ पे तीनों ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बनाई गई थी, और गवर्नमेंट स्कूल्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किए गए थे। टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है इन वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी क्या था, एम्फेसाइज करने की इस वो डिस्पैच में रिकमेंड किया गया था। तो इसका जो वुड डिस्पैच का मेन सिग्निफिकेंस क्या था, एक तो सबसे पहले ये सिस्टमेटिक एजुकेशनल प्लान रहा है, जिसमें मेन मोटिव रहा है टायर सिस्टम, कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम भी होनी चाहिए, सेकेंडरी भी होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने यूनिवर्सिटी जो है 3 यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया गया था, किसमें, वुड डिस्पैच में। सो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा भी इसको बोलते हैं, डोंट फॉरगेट।
उसके बाद आता है शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था। शिमला जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1901 में बनाया हुई थी, इसका क्या कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था? इस कॉन्फ्रेंस को करने का ये मतलब था कि हमारे कुछ एजुकेशन के कुछ एस्पेक्ट थे जिनको कंसीडर किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में, कि प्राइमरी टू सेकेंडरी टू यूनिवर्सिटी लेवल तक कैसे एजुकेशन सिस्टम होगा, कैसे उसको रिफॉर्म करना है, हमारे जो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं जो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इंडिया में, उस सबको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। कुछ इशू थे उस कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कस किए गए थे कि जो हमारी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उसमें पुअर क्वालिटी है, तो कैसे उसको इम्प्रूव करें, कैसे करिकुलम को रिफॉर्म करें, जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो वो सारे जो इश्यूज़ थे उनके ऊपर डिस्कशन हुई थी। इस जो शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, दैट वाज द फर्स्ट सीरियस एजुकेशनल पॉलिसी डिस्कशन हुआ था। फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी डिस्कशन, इसमें सिर्फ डिस्कस हुआ था कि किस किस के कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कि ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए जो गवर्नमेंट का ओवर द प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, हमारे जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनको भी रिस्ट्रक्ट करना है। तो ये इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव रहा है। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है जे यूनिवर्सिटी एक्ट था, हाँ, 1902 में भी बनाया गया था यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। अब इसका क्या है, इनको जो अपॉइंट किया गया था बाय द लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इसका जो चेयरमैन था दैट वाज द थॉमस रायलॉफ, इसका चेयरमैन रहा था। अब इसका इस कमीशन का क्या मोटिव था, पर्पस था कि जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कंडीशन को एक्सेस करना, मीन्स कि जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो कंडीशंस है उनको क्या करना है, एक्सेस करना, उनको इम्प्रूव करना। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी को इम्प्रूव करना, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, ओनली ऑन द यूनिवर्सिटीज़, आप इतना सा याद रख सकते हैं कि, और इसमें जो इंस्पेक्शन सिस्टम होगा, टीचर ट्रेनिंग है, सैलरीज है, एग्जामिनेशन है, रिसर्च एंड क्वालिटीज़, इनके ऊपर ध्यान दिया गया था। मेन आपको याद रखना है, ओनली ऑन यूनिवर्सिटी इम्प्रूवमेंट फॉर ओवर देयर प्राइमरी टू सेकेंडरी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर ध्यान दिया गया था। आगे है इम्पोर्टेंट हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 और 83 में इसको ये हुआ था। अब इसको अपॉइंट किया गया था बाय द लॉर्ड रिपन, इसका नाम है लॉर्ड रिपन, जो जिसने इसको बनाया था। इसका चेयरमैन रहा है विलियम हंटर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द विलियम हंटर। विलियम हंटर जो इसका चेयरमैन रहा है, और इसका मेन पर्पस का क्या रहा है, इसका पर्पस भी यही था कि हमारी जो एजुकेशन है, अब देखो जितने भी पहले पॉलिसीज़ को बनाना था, कितने स्पेंड करना था, वो अटरम पटरम हो चुका है। अब सिर्फ जो बात हो रही है कि कैसे एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब वो डिस्पैच ने भी इसके ऊपर बात किया था, तब से ये क्या हुआ है, एक को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही थी, सुजेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसे हम एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से एरिया पे हमको फोकस देने की ज़रूरत है। प्राइमरी सेकेंडरी जो फीमेल्स हैं, इसमें जो मेन ऐड होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी तो है ही था उसमें, प्लस इसमें फीमेल्स ऐड हो गई, और जो मिशनरी एजुकेशन होती है, नॉट यूनिवर्सिटी लेवल्स ओनली, ठीक है, इनके ऊपर हम उसका ध्यान देने की बात हुई थी। जो प्राइमरी एजुकेशन है, लोकल बॉडीज़ की शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लोकल बॉडीज़ जितनी भी है, मतलब जैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं वो दे हैव टू बी, उनको प्राइमरी एजुकेशन उनके पास होनी चाहिए। और प्रमोट वर्नाक्युलर लैंग्वेज, जो हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज मीन्स कि हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज मीन्स हमारी लोकल लैंग्वेज को बोला जाता है। दे रिकमेंडेड टीचर ट्रेनिंग एंड द फीमेल एजुकेशन। बस आपको इसमें मेन याद रखना है फीमेल एजुकेशन। हंटर ने किसके ऊपर ध्यान दिया था, फीमेल एजुकेशन। प्राइमरी सेकेंडरी तो ऑलरेडी चलता आ रहा है ना,
सो दैट्स हर इसका मेन पॉइंट रहा है। अंडरस्टूड। आगे है हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट रहा है 1904। ये बनाया तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा था, राइट। बेस्ड किसके ऊपर था कि जो भी हमारे 1902 में हमने जो देखा है, 1902 में हमने जो डिस्कस किया था, ये वाला यूनिवर्सिटीज़ वाला ना, कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी के बेस्ड के ऊपर ये यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया था दोबारा से। इसका भी यही पर्पज़ था कि हमारी रिफॉर्म करना और कंट्रोल करना यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एक्ट मीन्स यूनिवर्सिटी को ही के एजुकेशन के ऊपर कैसे हम एजुकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ओनली ऑन द यूनिवर्सिटीज़। इनका जो गवर्नमेंट कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर उसको इंक्रीज़ करना है, और जो करिकुलम्स हैं, एफिलिएशंस हैं, उसको अप्रूवल करना यूनिवर्सिटीज़ में। रिसर्च लेवल जो है, रिसर्च एकेडमिक एक्सेलेंस होना चाहिए, इंस्पेक्शन सिस्टम होना चाहिए, जो फाइनेंशियल्स ग्रांट्स हैं उसको भी इम्प्रूव, उसके स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करना है। तो ये रहा इसका, वही उससे आगे इसको बनाया गया। इसमें यूनिवर्सिटी जो कमीशन था, इसमें पहले तो ये बनाया गया था और बाद में इसके एक्ट था, बस उसी से चलता है। पहले कमीशन था, फिर ये इसको एक्ट बन गया 2 साल बाद। दिस ऑल इन द यूनिवर्सिटी एक्ट। उसके बाद है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, 1905 में इसको देखा गया था। ये था स्वादिश नेशनलिस्ट। अब इसका क्या मतलब था, अब ये भी क्या थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ इट, जो बनी थी, लीडर रहे थे इसके। अब ये इसमें नंबर ऑफ़ कॉलेजेस को इंक्रीज़ करना चाहते थे। वर्कलोड जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर जो हैवी हो रहा था, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ दे कांट कंट्रोल ओनली ऑन द यूनिवर्सिटी। सो हमारे जो कॉलेज हैं उनको इंक्रीज़ करना, सो दैट कि उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल से वो थोड़ा लो हो सके। Understood? Within the 10 years, Curzon reform education position was review again. तो इसमें जो एजुकेशन सिस्टम था उसको रिव्यू किया गया था। मेन आपको क्या याद रखना है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 में थी, ये हमारे इंडियन जो लोग थे, नेशनल के लोग थे, उन्होंने इसको क्या किया था, बनाया था, सेटअप किया था। जैसे श्री रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और जितने भी मेन यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्रेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस काउंसिल को बनाया गया था। ये भी इसी का पार्ट है। उसके बाद आती है सैडलर कमीशन, 1917 और 1919 तक ये बना था। इसका मेन पर्पस क्या रहा है कि इसका ऑथर कौन रहा है, माइकल अर्नेस्ट सैडलर कमीशन। सैडलर ने अपने नाम के ऊपर ही बनाया था भाई। कितने में, 1917 में इसको बनाया गया था। इसको मेन आपको याद रखना है, इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। फॉर व्हाट, फॉर वाई, क्योंकि टू एग्जामिन और रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड सजेस्ट रिफॉर्म। ओनली जो कलकत्ता के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए इसको बनाया गया था। सैडलर कमीशन मीन्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी की सैड सिचुएशन की देखने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, कि वहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए, प्लस एक्सटेंड होना चाहिए +2 तक। पहले था 10 तक था, जो सेकेंडरी एजुकेशन की एज थी ना, टाइम ड्यूरेशन पीरियड था, वो 10 साल तक था। बाद में वो चाह रहे थे कि हमारा जो 12 ईयर का होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद हमारी होती है इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है, जब हम स्कूल से यूनिवर्सिटी से पहले 2 साल का एक हमारा इंटरमीडिएट स्टेज होगी, जिसमें हम 2 साल का इंटरमीडिएट कॉलेज में इंट्रोड्यूस हम जाएंगे। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको बोला जाता था इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको बोला जाता था। ये फर्स्ट कमीशन रहा था टू गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर जो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू था, अंडरस्टैंडिंग व्यू था, इसको देने के लिए सैडलर कमीशन बनाया गया था।
उसके बाद होगा जी हमारा यूनिवर्सिटी लेवल, पहले सेकेंडरी फिर इंटरमीडिएट फिर यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी रिफॉर्म में क्या था कि हमारी जो हायर एजुकेशन हायर लर्निंग है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। टीचर्स जो हैं ट्रेनिंग एट इंटरमीडिएट एंड स्कूल लेवल शुड बी सेपरेट। जो ट्रेनिंग हमारे स्कूल लेवल में होती थी अब वो इंटरमीडिएट लेवल से सेपरेट हो जाएगी। अब इंटरमीडिएट जो कॉलेज होंगे वहाँ पे भी हमको कुछ सीखने को मिलेगा। तो सैडलर कमीशन का जो अगर हम ब्रीफ में देखें तो इट इज़ ओनली ऑन, इसको हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं, जिसका मेन मोटिव ही यही था कि वहाँ पे कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिस्कस करना। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है हरतोग। अगर मैं आपको यहाँ पे जो इंटरमीडिएट को और एलेबोरेट करूँ तो जो सैडलर कमीशन था उन्होंने इंटरमीडिएट स्टेज को जो रेफ़र किया था कि हमारा 2 साल का एजुकेशनल फेस होना चाहिए। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन है क्लास 10 तक हम करते हैं, उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी लेवल है जहाँ पे हम बैचलर डिग्री करते हैं। जो इंटरमीडिएट स्टेज है ये इसका मतलब है ब्रिज द गैप बिटवीन द स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ के जो गैप है, यहाँ पे जो गैप था उसमें डाल दो इंटरमीडिएट, जिसमें क्या होंगे कॉलेजेस को किया जाएगा। जैसे क्लास +1 एंड +2 होगी, इसमें +1 एंड +2 इंटरमीडिएट कॉलेज का पार्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, कुछ फंडामेंटल नॉलेज होगी जो बिफोर हम डिग्री कॉलेज में जाते हैं उसके पहले हमको जो नॉलेज चाहिए वो यहाँ पे दी जाएगी। जो हमारा यूनिवर्सिटी का बर्डन है उसको रिड्यूस किया जाएगा। रिड्यूस द बर्डन ऑन यूनिवर्सिटी बाय सेपरेटिंग द बेसिक टीचिंग। जो हमारी यूनिवर्सिटी में जाकर हम सीखते थे अब किस में सीखेंगे, इंटरमीडिएट में सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम हो रहा है ना, अप टू हो गया क्लास 10 तक, क्लास 10 तक हो रहा है राइट, जिसको हम मैट्रिक हम बोल देते हैं। उसके बाद होगा हमारा इंटरमीडिएट होगा, जैसे 2 ईयर्स आफ्टर द क्लास 10, 2 ईयर का होगा ये आफ्टर क्लास 10। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बताया कि +1 +2, और इसको हम बोल देते हैं जूनियर कॉलेज भी बोल देते हैं। जूनियर कॉलेज इसको बोल देते हैं, जूनियर कॉलेज मतलब +1 +2 को जूनियर कॉलेज में। उसके बाद आती है यूनिवर्सिटीज़ लेवल। अभी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, आफ्टर इंटरमीडिएट, अब इसके बाद होगी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे जो +2 के बाद हम डिग्रीज करते हैं वो वाला सिस्टम। अंडरस्टूड। तो इन्होंने सैडलर कमीशन में ये जो है इंटरमीडिएट कॉलेज का बनाने की कोशिश की थी और बना भी दिया था, सो दैट कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल का जो है बर्डन कम हो सके। अंडरस्टूड। आगे आ जाता है हरतोग कमेटी 1929 में। अब इसका क्या काम था भाई, इसको जो बनाया था दैट इज़ बाय द सर फिलिप हरतोग। आपको नाम याद रखने हैं भाई, फिलिप हरतोग ने इनको बनाया था 1929 में। इसका पर्पस क्या था कि हमको इसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना है, स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को इम्प्रूव करना है। हम पढ़ते ही आ रहे हैं ना कब से कि हाँ इसको इम्प्रूव करना है। अब इसका हरतोग का और क्या मतलब रहा है, ये क्या था, इनका एजुकेशन को और प्रोग्रेस करना, इवेलुएट करना, और जो फर्दर इम्प्रूवमेंट है जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी जो हायर एजुकेशन है उसको और इम्प्रूव करना। फॉर एग्जांपल कि इन्होंने क्या किया कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर 1 क्वालिटी होनी चाहिए ओवर द क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। इन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा जो रैपिड एक्सपेंशन है उसको डिस्करेज किया था, इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स। हमारे जो विदाउट अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे इसमें रैपिड एक्सपेंशंस नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो ग्रेजुअल ग्रोथ थी उसको सुजेस्ट किया था। जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में जो हमारी ग्रेजुअल ग्रोथ होती है उसको सुजेस्ट किया था स्कूल्स में। अब सेकेंडरी एजुकेशन में ये किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, दे वर फोकसिंग ऑन द कि डिसिप्लिन एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, और दे वर वांट
कि जो ड्रॉप आउट फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या हो, संख्या कम हो। एक और था हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में दे वांट टू द रैपिड यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन थी, उन्होंने सुजेस्ट किया था। और रिसर्च एंड क्वालिटीज़, आप को याद रखना है, रिसर्च एंड क्वालिटीज़ रिकमेंड किया था। और आगे इसमें और ऐड हो जाता है वोकेशनल। वही व्हाट इज़ वोकेशनल एजुकेशन, क्या होती है? वोकेशनल एजुकेशन होती है जो हमारी स्किल के ऊपर हम काम करते हैं। ये था इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट नीड्स होगी इन इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट्स जो नीड थी उसके ऊपर काम किया गया था। तो हरतोग में मेन 4 जो स्टेजेस थी। प्राइमरी में कि क्वालिटी होनी चाहिए, ग्रेजुअल ग्रोथ होनी चाहिए। सेकेंडरी में जो हमारे डिसिप्लिन एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म होनी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग और जो ड्रॉप आउट फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी संख्या को कम करना। रिसर्च और क्वालिटीज़ के ऊपर काम करना। जो एम्प्लॉयमेंट है नीड्स इंडिया में उसको एजुकेशन देना, इंडस्ट्रियल वोकेशनल ट्रेनिंग वहाँ पे होना। तो ये हरतोग कमेटी का काम था। कहीं ना कहीं यहाँ पे आके कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की गई थी, नहीं तो अब तक तो जो क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा था। आगे आ जाता है सापरू कमेटी 1934। 1934 में ये बनाया गया था बाय द सर तेज बहादुर सापरू, उसके नाम पर ही ये कमेटी बन गई थी। अब इसका क्या काम था? इसका पर्पस था कि जो भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो फंक्शन एंड डेवलपमेंट है उनको एग्जामिन करना। अब इसका भी वही काम आ गया कि यूनिवर्सिटी कैसे काम कर रही है, कैसे डेवलप कर रही है। इन्होंने कुछ जो सुजेस्ट किया था नेसेसरी रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द हायर एजुकेशन, कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्होंने कुछ सुजेशन अपने दिए थे, राइट। और इसने क्या किया था? स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ यूजीसी रिफॉर्म्स। उस टाइम पे क्या था? यूजीसी जो रिफॉर्म की गई थी, प्रोग्रेशन अप्रोच के ऊपर काम किया गया था। और जो करिकुलम रिफॉर्म थे, जैसे मॉडर्न बैलेंस करिकुलम होना चाहिए, रिसर्च के ऊपर काम किया था, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम किया था। तो सापरू का भी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यही था कि हमारे जो पर्पस ओनली फॉर द एग्जामिनेशन एंड डिग्री, नॉट फॉर द वोकेशन इन लाइफ। मतलब दे जस्ट वॉन्ट टू वी सो एजुकेशन ही नहीं चाहिए, दे वॉन्ट एक्स्ट्रा नॉलेज, वी हैव टू गिव सम देम एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये इसका मोटिव रहा था। आगे आता है अबॉट वुड रिपोर्ट 1937। अब ये किसके द्वारा बनाया गया था? अब इसका ऑथर था C.W. अबॉट, नाम इनके याद रखने हैं आपको, एंड G.W. वुड, 2 बंदे थे जिन्होंने इसको बनाया गया था। इसको और बोल देते हैं कि रिपोर्ट ऑन द स्कीम फॉर वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काम किया था। अबॉट अब्रॉड आप याद रखना, वोकेशनल, वोकेशंस के ऊपर हम कैसे जो है वोकेशन के ऊपर आप याद रख सकते हैं कि इनका पर्पस था कि जो एक्सेस करना, पर्पस इम्प्रूवमेंट वोकेशनल एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, इनका जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर नीड्स है उसको इम्प्रूव करना था। वोकेशनल एजुकेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्किल मैन पावर जो है वो होनी चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, है ना। तो नॉट ओनली एजुकेशन, अब एजुकेशन से हटकर हमारी जो स्किल के ऊपर काम करना था, दे वर वर्क ऑन इट। अबॉट वुड रिपोर्ट कितने की थी? ये भी एक अच्छी रिपोर्ट जो रही है, अंडरस्टूड। मेन इनका रहा है वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काम किया था। उसके बाद आता है वोकेशनल एजुकेशन में, जैसे ना हम बोल देते हैं कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन वर्क हो गया, प्लम्बिंग हो गया, नर्सिंग है, टेलरिंग, एग्रीकल्चर, कुछ भी हम अगर इसको बोलते हैं, जैसे प्रैक्टिकल लर्निंग हम इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग है, प्रैक्टिस कर हम जो काम करते हैं, इनके ऊपर इन्होंने मेन फोकस किया था। उसके बाद आती है वारदा स्कीम। वारदा स्कीम 1937 में इसको बनाया गया था। इसका पर्पस क्या था इनका कि फ्री एंड कंपल्सरी वारदा, ये आपको याद रखना है, फ्री एंड कंपल्सरी। किन्होंने बनाया था इसको? ऑल्सो नई तालीम, बेसिक एजुकेशन और बुनियादी तालीम एंड बेसिक शिक्षा, हमारी जो इसके अदर नेम्स हैं वारदा स्कीम के। फ्री एजुकेशन ये है, और इसको बनाया गया था
वार्धा कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब कहने का एक कॉन्फ्रेंस थी बाय द महात्मा गांधी के द्वारा इसको बनाया गया था, प्रपोज किया गया था। करिकुलम के ऊपर काम करने को बोला गया था। जो हमारी मॉरल एजुकेशन है, स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन कि हमारा कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए, ट्रुथ के ऊपर हमको काम करना है, वो गांधी जी ने किया है, बनाया है। तो इट मीन्स कि नॉन वायलेंस के ऊपर काम करने का उन्होंने बोला है। इन्होंने बोला था जो वर्क बेस्ड लर्निंग, कहने का मतलब लर्निंग बाय डूइंग, कैसे हम करते करते सीखते हैं, और हमारा जो इंस्ट्रक्शंस मीडियम होगा वो भी हमारा रीजनल लैंग्वेज मतलब हमारी मदर टंग में होगा। अंडरस्टूड। तो ये था। इस कमेटी में जाकिर हुसैन भी इन्वॉल्व थे, जिसको बेसिक एजुकेशन कमेटी भी बोला जाता था, फाइनलाइज करती थी हमारे इस प्लान को। तो वार्धा स्कीम में हमको क्या याद रखना है, दैट इज़ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ कुछ इंडियन एक्ट रहे हैं को हायर एजुकेशन के। आगे लास्ट वन है सार्जेंट। इसमें जो ना हमारा वेट मिनट, इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो में इसमें कि ये है बनाया तो 1835 और 37 के बीच में था, कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको इस्टेब्लिश करना था, जो सेल्फ गवर्नेंस है। फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स दैट कि हमारी जो फेडरेशन ऑफ प्रोविनेंस एंड जो प्राइसली स्टेट्स हैं उसके ऊपर फुली इम्प्लीमेंट नहीं करना, बिकॉज स्टेट डिडंट ज्वाइन। कुछ होती हैं फेडरल लिस्ट होती हैं, कुछ होती है प्रोविंशियल लिस्ट होती हैं। जो फेडरल लिस्ट होती हैं वो होती हैं हमारी सेंटर, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ होती है हमारी स्टेट जिसको हम प्रोविनेंस भी बोल देते हैं, प्रोविंशियल स्टेट्स होती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनके अंडर आती हैं। इनका क्या था कि इम्पेरिकल करना, जो लाइब्रेरी कोलकाता है, जो वार म्यूज़ियम है, इंडियन म्यूज़ियम जो कोलकाता में है, दे कम्स अंडर द फेडरल एंड स्टेट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। जो लास्ट वन है दैट इज़ द सार्जेंट प्लान ऑन एजुकेशन। 1944 में इसको बनाया गया था, जो कि हमारी जो एडवाइजरी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसके अंडर आती थी। रिपोर्टेड इसके द्वारा इसको रिपोर्ट किया गया था। सर कौन था भी, किसने बनाया था इसको, सर जॉन सार्जेंट ने इसको बनाया था। इसका पर्पस था कि कॉम्प्रिहेंस एंड लॉन्ग टर्म एजुकेशनल ब्लूप्रिंट जो है उसको क्रिएट करना, सो दैट कि हमारी जो यूनिवर्सल और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना है। एक और थी सेम, वो कौन सी थी जो फ्री और वो दे रही थी, हरतोग वाले ना, जिन्होंने क्या था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की डिमांड और एडवाइस दिया था। तो सार्जेंट जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है अब क्या था कि फ्री एंड कंपल्सरी होनी चाहिए एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जो जिनकी एज 6 से 14 तक है उनकी एजुकेशन टोटली फ्री होनी चाहिए। प्री प्राइमरी जो है हमारे 3 to 6 होनी चाहिए, प्री प्राइमरी ईयर्स के तक मिलनी चाहिए। एलिमेंट्री जो है 8 साल तक बच्चों की एलिमेंट्री स्टेज होनी चाहिए। उसके बाद हायर स्कूल सिस्टम जैसे होता है ना, जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन स्ट्रीम्स हैं, उसके बाद ये सारा सिस्टम, मतलब एक प्रॉपर इन्होंने फ्लो चार्ट तैयार किया था कि कैसे कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो होनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो सार्जेंट प्लान का भी क्या मेन मोटिव रहा है कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग टर्म एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए, यूनिवर्सल एंड फ्री एंड कंपल्सरी होना चाहिए। तो सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। अंडरस्टूड। उसके बाद करते हैं जी लेट्स रिकॉल। अगर आपको रिकॉल करने से पहले भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप दोबारा से प्रीवियस जाकर देख सकते हो। तो अभी हम करते हैं रिकॉल, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि ओके इस एक्ट और इस कमीशन का मेन मोटिव किसके ऊपर रहा है, राइट। देखो जी 1813 में चार्टर एक्ट बनाया गया था बाय द ब्रिटिश एरा के चार्ल्स, हमने नाम देखा था, थॉमस जो चार्ल्स था उन्होंने इसको बनाया था। चार्ल्स फंडिंग फॉर एजुकेशन उन्होंने दिया था 1 लाख रुपीज़, जो किसी काम का नहीं था।
उसके बाद आया था हमारा 35 में मैकॉले, जो इंग्लिश के ऊपर काम कर रहे थे कि भाई इंग्लिश ही होनी चाहिए, तो मैकॉले इंग्लिश। 1854 में वुड डिस्पैच बनाया था। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मीन्स दे वर ऑल्सो ग्रेट और फुली अग्रीमेंट नॉट डिसअग्रीमेंट, अग्रीमेंट ऑन द इंग्लिश सिस्टम। 82 में हंटर कमीशन था, जिन्होंने प्राइमरी और फीमेल्स को एजुकेशन देने की डिमांड की थी। 4 में शिमला यूनिवर्सिटी कमीशन था, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के ऊपर कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ओनली ऑन द यूनिवर्सिटीज़, उनके ऊपर इन्होंने काम किया था। 17 में सैडलर कमीशन था, जो इंटरमीडिएट स्टेज इंट्रोड्यूस कर रहे थे। 29 में हरतोग कमेटी थी, जो क्वालिटीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। सापरू थी, जो एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक लिंक ढूंढ रहे थे। 36 में जो अबॉट वुड कमेटी थी, जो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे। सार्जेंट था, वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये है हमारे सारे कमीशंस, कमेटीज़ एंड प्लान एक्ट थे जिनके मेन मोटिव रहा है। सो लेट्स डू बाय योरसेल्फ। ये मैंने चार्टर एक्ट, यहाँ पे कुछ एक्ट्स और ईयर्स के नाम बता दिए। अब उनका मेन पर्पस क्या था रहा था वो आपको खुद करना है, राइट। अंडरस्टूड। तो ये रहा आपका होमवर्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।